लेकिन मैं अभी 5 मिनट में माधुर साहब की बात सुन करके और स्टैटिस्टिक डाटा देख करके यही लग रहा था जैसे मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और कैसे कैसे हम लोग तैयारी करते थे। 45 ईयर्स में कुछ भी नहीं बदला है, वही स्टैटिस्टिक्स है, वही सब्जेक्ट है, वही स्ट्रेटजी है, वही वर्ड है। इट इज ऑल एंड वेल। मतलब माई मीन टू से जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है वो कितने ही साल पुराना नया कुछ नहीं होता, सच्चाई सच्चाई होती है। जो स्ट्रेटजी पहले काम आती है वही स्ट्रेटजी आज काम आती है। जो वह स्ट्रेटजी चाइना के एक राइटर ने लिखी है 2000 साल पहले मैनेजमेंट में और मिलिट्री सर्विसेज के अंदर, वही वार स्ट्रेटजी जो उसका नाम ही है वार स्ट्रेटजी। और एक बुक है वार, ओनली WAR वार, लेकिन वो नाम युद्ध की है, लेकिन स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए मैनेजमेंट की भी स्ट्रेटजी है वो। माय मेन टू से कि जो पुरानी चीजें हैं या नई चीजें हैं उसको भूल जाइए। जहाँ तक स्ट्रेटजी में इसको नैरो डाउन कर रहा हूँ, जो माधुर साहब ने अभी स्ट्रेटेजिक दिखाई है, मेरे टाइम के अंदर भी वही स्ट्रेटेजिक थी। प्रीलिम के अंदर लगभग आपने 11,000 अप्लाई किए थे, वो नहीं शायद आपने दिखाई। 11 लाख की स्टूडेंट अप्लाइड, लेकिन 50% तो एप्लीकेशन भरने के बाद, डिसाइड करने के बाद एग्जाम तक भी नहीं जा पाते, डिमोटिवेट हो जाते हैं ये मान करके हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। हम IAS बन ही नहीं सकते। 50% तो लोग सिर्फ फॉर्म भरने से और डेट शीट आने के बीच में युद्ध का मैदान छोड़ के चले जाते हैं। मेरे टाइम में यही स्टोरी थी और आज भी यही स्टोरी है। ये जहाँ तक परसेंटेज की बात है, ये थंब रूल है यूपीएससी ने। व्हाई वी आर डिस्कसिंग यूपीएससी? यूपीएससी का जो एग्जाम है, इसकी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इसको बनाने में 10 इयर्स की रिसर्च लगी थी बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों को। 10-15 कमेटी बनी थी और कमेटी बनने के बाद यूपीएससी का एग्जाम कैसे किस तरह से बनाया जाए, प्रीलिम किया जाए, मेन किया जाए, पेपर की किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएं, साइकोलॉजिकल पूछे जाएं, किन सब्जेक्ट को रखा जाए, पूरे हर कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सिलेक्शन प्रोसेस को स्टडी किया गया था। उनको सबको मर्ज करके एक बेस्ट बनाया गया था कि इंडिया की सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन सबसे यूनिक है, सबसे टफ है और सबसे फेयर है। आज तक आपने जब से यूपीएससी बनी है, कभी भी यूपीएससी की टीवी में, न्यूज में या कोई कोर्ट केस में ये नहीं सुना होगा पेपर लीक हो गया, वहां पैसे दे के कर दिया, मुख्यमंत्री के प्रोथ रखी, या उसको पकड़ लो या उसको पकड़ लो, बिकॉज दे हैव मेंटेन द इंटीग्रिटी। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इसका पर्पस क्या है मेन आपका, जो हम लोगों ने ये प्लान किया है, इसका पर्पस ये है आपको 2-3 चीजें मिथ क्लियर करने हैं। एक मिथ तो ये है कि आप MBA हैं। आप जो सबसे बड़ा मिथ है, तो मुझे हमेशा फ्रिंज करता है, जब भी MBA की क्लास में जाओ, मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, मेरा HR है, मेरा ये है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? यू सी, साइकोलॉजी की लड़की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एम्स का डॉक्टर है, इंटरनेशनल लेक्चर की लड़की है, लॉ के स्टूडेंट है, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। एक डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर ने 18वीं पोजीशन आई थी पिछले साल, आपकी बात का मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट। अगर ये सक्सेस लिस्ट में देखेंगे, कम से कम भी 10 डॉक्टर मिलेंगे जो एम्स से या बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से MD करके आए हैं। अगर डॉक्टर IAS बन सकता है, आप कहते हैं मार्केटिंग, आपकी बुक पढ़कर का मार्केटिंग? हैव यू सीन द सिलेबस? यूपीएससी के सिलेबस के अंदर डॉक्टर के लिए कुछ भी नहीं है और इंजीनियर के लिए कुछ भी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कुछ भी नहीं है। एक CA हर्षिता गोयल या जो लड़की का नाम है, 2nd पोजीशन आई है चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर शी डोंट हैव एनीथिंग अट्रैक्टिव। उसके सिलेबस में IAS के में कुछ नहीं है। माय मेन टू से जो टॉप क्लास जो IAS बनते हैं, और एक मिथ ये है कि इसको एग्जाम को कहते हैं IAS, इट इज नॉट ओनली IAS। इसके अंदर 18 सर्विसेज हैं। 18 सर्विस, जैसे आपके लिए अगर MBA के साथ कोरिलेट करें
एमबीए के अंदर भी आपको डिफरेंट कंपनी आपको लेने आएंगी। कोई तो टॉप कंपनी में मान लिया तो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है नेस्ले और इंटरनेशनली, उसका सिलेक्शन होगा 1000 बच्चों में से 100 का। 100 जो पहले स्टूडेंट है उनको मिल गया आईएएस, आपकी टॉप कंपनी। फिर नेक्स्ट 100 को मिलेगा आईपीएस, बी कंपनी, उससे नेक्स्ट कंपनी, फिर मिलेगा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सी कंपनी, फिर उसके बाद मिलेगा इंडियन डिफेंस सर्विसेज, फोर्थ ग्रेड सर्विस, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। देयर आर 28 सर्विसेज। एक ही एग्जाम है सिर्फ एक नंबर के ऊपर। इसी तरह से अगर एमबीए में भी करेंगे सारे आईएएस 100 में नहीं आएंगे, कुछ नंबर 2 पे आएंगे, नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 पे आएंगे, 28 कैटेगरी तक आप जाएंगे। और 28 की 28 कैटेगरी बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। कोई भी किसी कैटेगरी में आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, छोड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे पहली बार इसमें आईपीएस बन गई थी ना, जो टॉपर थी, ये एक यूपीएससी ने लिबर्टी दी हुई है। अगर कोई कैंडिडेट आईएएस नहीं बन पाता और आईएएस के बाकी 27 सर्विसेज में आ जाता है, वो एक्स्ट्रा नेक्स्ट टाइम भी अपीयर हो सकता है टू इम्प्रूव योर रैंक। आईएएस आईपीएस अगर आया है, आईआरएस आया है, इंडियन अकाउंट सर्विसेज आया है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ले सकता है। अगर आईएएस बना है, उसकी 115 पोजीशन है, उसको मिल गया आईएएस में केरला कैडर, और वो चाहते हैं कि मैं आईएएस में दोबारा अपीयर हो जाऊं, मेरा रैंक फर्स्ट आ जाए या सेकंड आ जाए, तो मुझे अपना होम स्टेट मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा, यूपी मिल जाएगा। दैट इज नॉट अलाउड। अगर आप एक बार आईएएस बन गए तो यू कैन नेवर बी रीअपीयर इन दैट एग्जाम। ये चीजें कुछ बारीकियां हैं, जो अंदर की चीजें हैं, जो अखबारों में पढ़ाई जाती है, वो बता रहा हूं। मेरा सिंपल पॉइंट ये है, आप मार्केटिंग के, फाइनेंस के, आप ये बताइए कोई एक यूनिक फीचर है कि कैंडिडेट के अंदर कोई सारे से, हाँ एक यूनिक फीचर जरूर नजर आया है कि हम चार दिखाएंगे, हम तीन वीडियो दिखाएंगे, 2-3 और वीडियो में गर्ल ज्यादा टॉप। दिस इज अ यूनिक फीचर। और जो इंटरेक्शन में माधव साहब ने पूछा, जिन्होंने क्वेश्चन खड़े होकर कुछ इंटरेक्ट किया है, वो भी लड़कियां ही थी। मतलब आई शुड से आई एम चैलेंजिंग द बॉयज और मेल कैंडिडेट, why you are not coming forward, and I am congratulating at the same time to the girls जिनके पास ज्यादा जिम्मेदारी है, जिनको अभी तक थोड़ा सा इंफीरियर फैमिली वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, समझा जाता था, आप कुछ नहीं ऐसा, लेकिन इट इज ए रियली ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द गर्ल्स कैंडिडेट कि उन्होंने ऑल इंडिया टैप में 5 पोजीशन 10 पोजीशन में 25 पोजीशन में 10 लड़कियां हैं। तो इसके लिए आप वो एमबीए है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब या फाइनेंस का बंदा जो अगर एमबीए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन करके एक आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा है, वो लैंड ऑर्डर संभाल रहा है, वो चोरी डकैती को पकड़ रहा है, तो आपको कंपनी में ले करके आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फाइनेंस भी। और नंबर 2, इस सर्विसेज के अंदर उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो इमटेरियल हो जाती है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने घर रखे, वो डिग्री थी एक पास, आपके पास पास था एंटर करने का, उसके बाद आपको सर्विस पाने के बाद सिमिलर टू द एमबीए कैंडिडेट आप कंपनी में जाएंगे, जब आपको पूरी जिंदगी कोई ये नहीं पूछेगा आपने एमबीए फाइनेंस से की है, मार्केटिंग से की है, एचआर से की है, आईटी से, नोबडी विल आस्क यू। और आईएएस आईपीएस आईएएस जो भी बनने के बाद कभी भी जिंदगी में ये सिचुएशन आती, कोई किसी ये पूछा जाए कि आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, नथिंग, यू आर आईएएस, यू आर आईएएस। आईएएस इज एक सेल्फ इज ब्रिड, आईपीएस इज ब्रिड। तो आप लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए। ये एमबी इज नथिंग, ये मेरा एक माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रॉडर करने का एक वे। सीए इज नथिंग, बीकॉम और सीए में अंतर है कि सीए को थोड़ा सा अकाउंटेंसी के बारे में ज्यादा पता है, लेकिन आपको अगर जिला संभालना है, देश चलाना है, और आईएएस ऑफिसर कंट्री चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी वही प्लानिंग करते हैं, पॉलिटिशियन आता रहता है जाता रहता है। कल आज सीएम कोई और है तो कल सीएम कोई बदल जाएगा। अखिलेश यादव के टाइम में भी पॉलिसी वही थी, अब बाबा आने के बाद भी पॉलिसी यही है, तो अदर में पॉलिसी क्यों बदल रही? क्यों? हु इज रनिंग द कंट्री? बिकॉज आईएएस आर परमानेंट।
तो आईपीएस आता परमानेंट। तो इसलिए आपको अगर बड़ी आई एक जो सबसे मेन बात है ये तो होनी चाहिए इसकी वो है। दूसरा तरीका ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम का इन्होंने लीडरशिप वर्ड यूज किया, मैं थोड़ा सा इसे डिफर करता हूँ। इट इज नॉट द मैटर ऑफ लीडरशिप, इट इज द मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग द चैलेंज, इट इज द सक्सेस स्टोरी। आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, 11 लाख कैंडिडेट ने चैलेंज एक्सेप्ट करने की सोची, 5 लाख तो पहले इंतजार डाल दिए। आप 5 लाख में आना चाहते हैं या नहीं, मैं फाइट करूंगा। 5 लाख में सिलेक्शन कितने का हुआ, मतलब 2000। वैसे एक मैं जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या किया हुआ है। रिकमेंडेशन ये थी जितने कैंडिडेट अपीयर हो प्रीलिम के अंदर, अपीयर हो अप्लाई नहीं, उसका 10% को मेन में क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन यूपीएससी कई बार ये कर देते 10 से 15% करके। आप डाटा अगर एनालाइज करेंगे, जितने कैंडिडेट अपीयर होंगे 10% से कम नहीं होंगे, उनके जो क्वालिफाई करेंगे, और 15% से ऊपर नहीं होंगे। 10 से 15% मेन में अपीयर हो। जितनी वैकेंसी हैं उसका 2 से 2.5 गुना, 2 to 2.5% मल्टीपल करके जितने 1000 वैकेंसी है तो 2000 या 2500 को इंटरव्यू के लिए कॉल करें। इंटरव्यू की अपनी प्रोसेस है, मेन की अपने प्रोसेस है, और एग्जाम के अंदर ऐसा कोई पेपर भी नहीं है, कोई ऑप्शनल भी नहीं है